अक्टूबर 2017 में जापान के झामा शहर में एक अपार्टमेंट से 9 लोगों के कटे हुए शरीर मिले। ये केस सोशल मीडिया के माध्यम से किए गए सीरियल किलिंग का था, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 27 साल के तकाहिरो शिराइशी ने ट्विटर का इस्तेमाल करके अपने शिकार को फंसाया था। शिराइशी ने उन लोगों को टारगेट किया जो सोशल मीडिया पर सुसाइड के बारे में पोस्ट करते थे। वह अपने विक्टिम्स को कहता था कि वह उनकी सुसाइड में मदद करेगा, लेकिन असल में वह उन्हें अपने अपार्टमेंट में बुलाकर तुरंत मर्डर कर देता था। पुलिस को जब एविडेंस मिले तो पूरी दुनिया शॉक में आ गई। इस केस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की पॉलिसीज को हमेशा के लिए बदल दिया। आज जानिए तकाहिरो शिराइशी की पूरी कहानी और कैसे एक भाई ने अपनी बहन की डिजिटल इन्वेस्टिगेशन करके इस केस को सॉल्व किया। न्याय द जस्टिस पर आपका स्वागत है, जहां हम ऐसे केसेस लाते हैं जो समाज की असली तस्वीर दिखाते हैं। आज का केस जापान से है और यह दिखाता है कि कैसे सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल जानलेवा हो सकता है। इस कहानी से हम सीखेंगे कि ऑनलाइन सेफ्टी क्यों इतनी जरूरी है। तकाहिरो शिराइशी का जन्म 9 अक्टूबर 1990 को जापान के झामा शहर में हुआ था। बचपन से ही वह शांत और शर्मीला बच्चा था, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ अजीब बातें थीं। स्कूल में वह अपने क्लासमेट्स के साथ जॉकिंग गेम्स खेलता था, जो एक चिंताजनक संकेत था। हाई स्कूल के दौरान उसके माता पिता का डाइवोर्स हो गया और घर का माहौल खराब हो गया। बड़े होने के बाद शिराइशी ने टोक्यो के काबुकिचो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में स्काउट का काम शुरू किया। स्काउट्स का काम होता है महिलाओं को ब्रॉथल्स के लिए रिक्रूट करना, लेकिन शिराइशी के साथी भी उससे सावधान रहते थे। अगस्त 2017 में शिराइशी ने झामा में एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया। यह अपार्टमेंट सिर्फ 145 स्क्वायर फुट का था और किराया $250 प्रति महीना था। इस समय तक शिराइशी बेरोजगार हो चुका था और पैसों की तंगी थी। उसने अपने पिता से कहा था कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। इसी दौरान उसने सोशल मीडिया पर अपनी शिकारी गतिविधियां शुरू की। शिराइशी ने ट्विटर पर कम से कम 5 अलग अलग अकाउंट्स बनाए थे। उसका मुख्य हैंडल @HangingPro था, जिसका मतलब था हैंगिंग प्रोफेशनल। उसके प्रोफाइल मैसेज में लिखा था कि वह उन लोगों की मदद करना चाहता है जो सच में दर्द में हैं। वह सिस्टमैटिक तरीके से #I want to die और इसी तरह के टर्म्स को सर्च करता था। जब भी कोई व्यक्ति सुसाइड के बारे में पोस्ट करता था तो शिराइशी तुरंत उससे कांटेक्ट करता था। वह अपने आप को समझदार और मददगार व्यक्ति के रूप में पेश करता था। शिराइशी का कहना था कि समस्याओं में फंसे लोगों को मैनिपुलेट करना उसके लिए आसान था। वह पहले डायरेक्ट मैसेजिंग के जरिए विक्टिम्स का भरोसा जीतता था। फिर वह उनसे कहता था कि वह उनकी सुसाइड में मदद कर सकता है या साथ में सुसाइड कर सकता है। 21 अगस्त 2017 को शिराइशी की पहली विक्टिम मिजुकी म्यूरा थी। मिजुकी 21 साल की थी और उसने शिराइशी को लगभग $4500 दिए थे। शिराइशी ने उसे अपने अपार्टमेंट में बुलाया और वहां पहुंचते ही उसका मर्डर कर दिया। 3 दिन बाद 24 अगस्त को मिजुकी का बॉयफ्रेंड शोगो निशिनाका भी मारा गया। निशिनाका 20 साल का था और एक म्यूजिशियन बनना चाहता था। वह अपनी गर्लफ्रेंड मिजुकी को ढूंढने गया था, लेकिन शिराइशी ने उसे भी मार डाला। अगस्त से अक्टूबर तक 2 महीने के दौरान शिराइशी ने कुल 9 लोगों का मर्डर किया। सभी विक्टिम्स में 8 महिलाएं और एक पुरुष था और उनकी उम्र 15 से 26 साल के बीच थी। इनमें कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे और कुछ पार्ट टाइम वर्कर्स थे। सभी के साथ एक बात कॉमन थी कि वे सभी ने सोशल मीडिया पर सुसाइडल थॉट्स एक्सप्रेस किए थे। शिराइशी का आखिरी विक्टिम 23 साल की आइको तामुरा थी, जो 21 अक्टूबर को गायब हुई। तामुरा की हाल ही में मां की मृत्यु हुई थी और वह डिप्रेशन में थी। 23 अक्टूबर को सीसीटीवी फुटेज में तामुरा को हाचियोजी स्टेशन पर शिराइशी के साथ चलते हुए देखा गया। 30 अक्टूबर को तामुरा का भाई उसकी तलाश में निकला और एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन शुरू की। भाई ने तामुरा के ट्विटर अकाउंट को एक्सेस किया और वहां @HangingPro से डिस्टर्बिंग मैसेजेस देखे। इन मैसेजेस में शिराइशी ने तामुरा से कहा था कि वह उसकी सुसाइड में मदद करेगा। तामुरा के भाई ने तुरंत पुलिस को कांटेक्ट किया और डिजिटल एविडेंस दिए। 31 अक्टूबर को पुलिस ने शिराइशी के अपार्टमेंट में सर्च ऑन ऑपरेशन किया।
जब पुलिस ने शिराइशी से गुमशुदा महिला के बारे में पूछा तो उसने शांति से फ्रीजर की तरफ इशारा किया। शिराइशी ने कहा कि वह वहीं है और तुरंत अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस को अपार्टमेंट में 9 डिसमेंबर्ड बॉडीज मिली जो कूलर्स और स्टोरेज कंटेनर्स में रखी थीं। बॉडीज को छुपाने के लिए शिराइशी ने कैट लिटर का इस्तेमाल किया था ताकि बदबू न आए। पुलिस को आरा, चाकू और 10 नायलॉन रस्सियां भी मिली जो 3-3 मीटर लंबी थीं। शिराइशी ने कुछ बॉडी पार्ट्स को रेगुलर गार्बेज कलेक्शन में फेंक दिया था। अगस्त से ही पड़ोसी बदबू की शिकायत कर रहे थे, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। शिराइशी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मल्टी ज्यूरिसडिक्शनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की। विक्टिम्स टोक्यो, कानागावा, साइतामा, गुन्मा और फुकुशिमा जैसे अलग अलग प्रांतों से थे। एडवांस्ड डीकंपोजिशन के कारण विक्टिम्स की पहचान के लिए डीएनए एनालिसिस करना पड़ा। शिराइशी का तुरंत कन्फेशन मिलने से एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं पड़ी। नवंबर 2017 में शिराइशी पर फॉर्मल मर्डर चार्जेस लगाए गए। 30 सितंबर 2020 को टोक्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ताचिकावा ब्रांच में ट्रायल शुरू हुआ। 1 अक्टूबर को शिराइशी ने सभी 9 मर्डर्स के लिए गिल्टी प्लीड किया। प्रोसिक्यूशन ने एक्सट्रीम ब्रुटैलिटी और मल्टीपल विक्टिम्स के लिए डेथ पेनल्टी मांगी। डिफेंस ने होमिसाइड विद कंसेंट का आर्गुमेंट दिया और कहा कि विक्टिम्स मरने पर राजी थे। लेकिन शिराइशी ने खुद टेस्टिमनी में कहा कि विक्टिम्स ने मरने के लिए कंसेंट नहीं दिया था। 15 दिसंबर 2020 को जज नाओकुनी यानो ने शिराइशी को मौत की सजा सुनाई। जज ने कहा कि यह क्राइम विशियस था और जापान में ऐसा रेयरली देखने को मिलता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन क्राइम्स ने सोशल मीडिया एरा में लोगों को कोर तक हिला दिया है। जनवरी 2021 में शिराइशी ने अपनी अपील वापस ले ली और डेथ सेंटेंस को एक्सेप्ट कर लिया। 27 जून 2025 को शिराइशी को टोक्यो डिटेंशन हाउस में फांसी दी गई। ये जापान में 2022 के बाद पहली डेथ पेनल्टी थी। इस केस ने पूरी दुनिया में सोशल मीडिया की सेफ्टी पॉलिसीज को बदल दिया। ट्विटर ने केस के सिर्फ 4 दिन बाद सुसाइड और सेल्फ हार्म को प्रमोट करने वाली कंटेंट के खिलाफ नई पॉलिसीज बनाई। प्लेटफॉर्म ने एनहांस्ड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म और प्रोएक्टिव यूजर आउटरीच शुरू किया। जापानी गवर्नमेंट ने सुसाइड प्रिवेंशन सर्विसेज को एक्सपेंड किया और डिजिटल लिटरेसी एजुकेशन शुरू की। एआई डिटेक्शन सिस्टम बनाए गए जो प्रीडेटरी बिहेवियर पैटर्न्स को ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करते हैं। इस केस से हम सीखते हैं कि सोशल मीडिया पर वल्नरेबल लोगों को टारगेट करना कितना आसान है। ऑनलाइन प्रीडेटर्स अक्सर एम्पैथेटिक और हेल्पफुल व्यक्ति का मास्क पहनते हैं। मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स को शेयर करना डेंजरस हो सकता है अगर प्रॉपर प्राइवेसी सेटिंग्स ना हो। पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स को अपने प्रियजनों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। इस केस में तामुरा के भाई की डिजिटल इन्वेस्टिगेशन ने केस सॉल्व करने में अहम रोल प्ले किया। यह था न्याय दी जस्टिस का आज का एपिसोड, जिसमें हमने देखा कि कैसे सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल जानलेवा हो सकता है। कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।